अगला है हमारा, क्या कर रहे हैं, देखो अभी हमने क्या किया, शेयरिंग स्ट्रेस को कंप्रेसाइल और टेंसाइल स्ट्रेस में कन्वर्ट किया। अब हम शेयर को यानी शेयरिंग स्ट्रेन को कंप्रेसाइल और टेंसाइल स्ट्रेन में कन्वर्ट करेंगे। क्या, मान लेते हैं हमारे पास एक ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब नीचे से फिक्स है, इसकी लेंथ हर तरफ से एल है, ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी सी डी। जब मैंने फोर्स इस पे लगाया, शेयरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में, तो बी पार्ट खिसक के बी डैश पे चला गया और सी पार्ट खिसक के सी डैश पे चला गया, ठीक। और जो शेयर क्रिएट हुआ वो मान लेते हैं थीटा एंगल का है। अब अगर ये एल लेंथ आगे गया तो ये भी कैपिटल एल लेंथ आगे गया होगा, और इसकी जो मतलब क्योंकि ये क्यूब है तो इसकी हर साइड कैपिटल एल लेंथ की है, ठीक है, तो ये भी एल है और ये भी एल है, ये भी एल है, या ये एल यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, और ये भी नो डाउट एल है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये जो थीटा है ना, इसको हम बहुत स्मॉल मानते हैं। मेटल्स के केस में जो शेयर होता है वो बहुत स्मॉल होता है, और वैसे भी हम अगर इलास्टिक मतलब हुक्स लॉ को फॉलो करें तो हुक्स लॉ तभी काम करेगा जब स्ट्रेन क्या हो, स्मॉल हो, तो स्मॉल ही स्ट्रेन लेना है। तो स्मॉल के केस में हम tan थीटा और sin थीटा दोनों बराबर होते हैं, और उसको हम लिखते हैं केवल थीटा, और इस थीटा फॉर्मूला होगा L बाई कैपिटल एल। देखो, चाहे हम sin थीटा फॉर्मूला लगाए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तब भी L बाई कैपिटल आएगा, चाहे tan थीटा लगाए L बाई कैपिटल एल तब भी सेम आएगा, क्योंकि ये लेंथ एल है और ये भी हमने एल ही माना है, ये दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम है। ओके, अब क्या हो रहा है कि देखो, जो डायगोनल पहले ए सी थी, ठीक है, अब वो डायगोनल बन जाएगी ए सी डैश, यानी कि इस डायगोनल की लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ से सी से इस पे परपेंडिकुलर डाल दें, मान लेते हैं ई कह देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ए सी और ए ई बराबर हो जाएगा। जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो हम क्या मान के चलते हैं कि ये पार्ट और ये पार्ट बराबर हो गया। अब जो ई सी डैश पार्ट है वो हमारा हो गया इलोंगेशन, एलोंगेशन इन डायगोनल ए सी, ठीक। तो सी ई डैश जो हो गया वो हमारा इलोंगेशन हो गया डायगोनल ए सी में। ऐसे ही अगर हम देखें तो पहले बी डी जो थी वो पहले डायगोनल थी, लेकिन अब डायगोनल जो हो गई वो हो गई बी डैश टी, ठीक। अब ये डायगोनल शॉर्ट हो गई, यानी इस डायरेक्शन में कंप्रेशन हुआ, जैसे कि पीछे देखा था हमने कि अगर इस डायरेक्शन में इलोंगेशन हो रहा है, क्योंकि हमने मान लिया है कि फोर्स इस डायरेक्शन लगाया है, तो इस डायरेक्शन में इलोंगेशन हो रहा है तो उसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंप्रेशन हो रहा है, और ये दोनों डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, अगर हम फिर से वही करें, यहाँ से परपेंडिकुलर डालें इस पे, ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं एफ, तो जो बी डैश टी है, बी डैश टी वो बराबर होगा एफ डी के, ठीक है, और जो हमारा बी एफ होगा वो हो जाएगा कंप्रेशन इन डायगोनल बी डैश बी डी, ठीक है। तो यानी कि इधर कंप्रेशन हो रहा है, ये जो है ये कंप्रेशन दे रहा है, ये इससे कंप्रेशन स्ट्रेन निकलेगा, और इससे जो निकलेगा वो इलोंगेशन स्ट्रेन निकलेगा, ठीक है। अब हम इलोंगेशन स्ट्रेन या टेंसाइल स्ट्रेन निकाल रहे हैं, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेन कहो चाहे इलोंगेशन स्ट्रेन कहो। अगर हम इलोंगेशन या टेंसाइल स्ट्रेन निकालें तो क्योंकि एसी डायगोनल में इलोंगेशन हो रहा है, तो स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ या इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ यहाँ हो रहा है ए सी डैश अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितना है, ए सी है। अब अगर ये एल है तो ए सी की वैल्यू एल रूट टू होगी, क्योंकि ये डायगोनल है ऐसे, ठीक। तो ए सी की वैल्यू होगी एल रूट टू, और ई सी की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो देखो, होता क्या है कि हमने पहले ही बताया कि ये एंगल थीटा स्मॉल है, और क्योंकि ये क्यूब था तो ये एंगल 45 रहा होगा। अब क्योंकि एंगल थीटा स्मॉल है तो ये एंगल अभी भी स्टिल 45 ही रहेगा, ये उसके अप्रॉक्स ही रहेगा, ठीक है। तो अगर हम इस छोटे से ट्राइंगल सी ई सी डैश से ये सी डैश ई की वैल्यू निकालें, इसकी वैल्यू निकालें इस ट्राइंगल सी ई सी डैश से, तो आएगी एल कॉस 45 डिग्री,
अब cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो हो जाएगा L बाई कैपिटल L √2 अब L बाई L यहाँ पे देखो थीटा है, √2/2 2 हो जाएगा, तो टेंसाइल स्ट्रेन कितना आया, θ/2। इसी तरीके से कंप्रेसाइल स्ट्रेन जब निकालेंगे, कंप्रेसाइल स्ट्रेन, तो उसका फॉर्मूला होगा एफ बी, ये एफ बी अपॉन, और उसका ओरिजिनल लेंथ था बी डी। और देखो ये ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला सेम है बिल्कुल, यहाँ भी एंगल 45 होगा, सब कुछ सेम है, तो इधर से जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा θ/2 ही आएगा। इसका मतलब है कि स्ट्रेस, जो शेयरिंग स्ट्रेस होता है, वो तो कंप्रेसाइल और टेंसाइल स्ट्रेस में इक्वली, मतलब इक्वली जनरेट होता है, यानी कि जितना टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उतना ही कंप्रेसाइल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, और वो दोनों स्ट्रेस शेयरिंग स्ट्रेस के बराबर है। जबकि शेयरिंग एंगल जो क्रिएट हो रहा है वो कंप्रेसाइल और टेंसाइल दोनों बराबर है, लेकिन जो एक्चुअल शेयरिंग एंगल है उसके आधा है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है लेकिन शेयर एंगल के हाफ है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स याद रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो पॉइजन रेशियो देखते हैं। तो मान लेते हैं ये एक रॉड है हमारे पास, या कोई मेटल की कुछ भी, ठीक है। अब इसकी लेंथ कैपिटल एल है, अब इस पर फोर्स लगाया हमने, फोर्स लगा के इसको खींचा। जब हम इसको खींचेंगे तो क्या होगा, इसकी लेंथ में इलोंगेशन होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं अब इसका शेप कुछ ऐसा हुआ जा रहा है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो जब लेंथ में इंक्रीमेंट होगा, स्मॉल एल मान लेते हैं इंक्रीमेंट होगा, तो डायमीटर में क्या आएगी, कमी जरूर आएगी। ठीक है, क्योंकि हमको क्या करना है, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा। तो जो फोर्स की डायरेक्शन में स्ट्रेन क्रिएट हो रहा है उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है ना। मतलब इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन क्रिएट हो रहा है उसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन L/L। होगा L बाई कैपिटल एल। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ एक और स्ट्रेन क्रिएट हो रहा है जो कि इसके परपेंडिकुलर है, इस डायरेक्शन में, ये स्क्वीज हो गई ना बॉडी इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहले इसकी रेडियस कैपिटल आर थी, ठीक है ना, और अब क्या हो गई, जो मतलब स्मॉल आर अमाउंट से कम हो गई, तो अब रेडियस बची, मान लेते हैं पूरी डायमीटर कैपिटल डी थी, और अब जो डायमीटर बची वो जो है वो स्मॉल डी से कम हो गई दोनों तरफ से। तो जो, तो यानी कि डी हिस्सा उसका कम हो गया। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे लेटरल स्ट्रेन। क्या बोलेंगे, लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होगा, लेटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला होगा चेंज जो कि स्मॉल डी है अपॉन ओरिजिनल लेंथ जो कि कैपिटल डी है। अब पॉइजन ने ये कहा था कि लॉन्गिट्यूड लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल, पहले ऊपर लेटरल रखना है, नीचे लॉन्गिट्यूडनल रखना है। तो का लेटरल स्ट्रेन का रेशियो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से ये रहता है कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को पॉइजन रेशियो सिग्मा कहते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात है। सिग्मा की लिमिट बहुत पूछी जाती है कि सिग्मा की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो अभी हम आगे क्या करने जा रहे हैं, दो डेरिवेशंस करेंगे और उन डेरिवेशन के अकॉर्डिंग बताएंगे कि सिग्मा की लिमिट क्या होती है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और पॉइजन रेशियो में रिलेशन निकालेंगे। मान लेते हैं कि क्यूब है, इस क्यूब का डायमेंशन हम 1 मान रहे हैं, यूनिट मान रहे हैं, मतलब लेंथ विड्थ हाइट सब कुछ 1 है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और ये जेड डायरेक्शन है। हमने क्या किया, इसके हर सरफेस पे इक्वल फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी। ठीक है, तो क्योंकि हर जगह एरिया सेम है तो फोर्स और स्ट्रेस सेम होगा। ठीक है ना, तो उस स्ट्रेस या उस फोर्स को हम एफ कह दें या टी कह दें, ठीक है ना, टी कह देते हैं, जो कि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, लेकिन एरिया यहाँ 1 है
क्योंकि हमने सब कुछ वन माना है, तो इसलिए टेंशन और फोर्स बराबर है, मतलब एक टी स्ट्रेस है, टी यहाँ पे हमारा क्या है, स्ट्रेस है, ठीक है, जो कि हर सरफेस पे इक्वली लग रहा है, यानी इस पे भी स्ट्रेस टी लग रहा है, इस पे भी स्ट्रेस टी लग रहा है, इस पे भी स्ट्रेस टी लग रहा है, इसके मतलब इस पीछे वाली सरफेस पे पीछे की डायरेक्शन में भी स्ट्रेस टी लग रहा है, और इस सरफेस पे आगे की डायरेक्शन में स्ट्रेस टी लग रहा है, यानी हर डायरेक्शन में एक स्ट्रेस, हर सरफेस पे एक स्ट्रेस लग रहा है टी, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि अल्फा जो है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है पर यूनिट स्ट्रेस। जब हम स्ट्रेस यूनिट लगाते हैं, यानी वन स्ट्रेस के लिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है वो हमारा क्या है, अल्फा है। तो अगर हम यंग मॉडुलस का फॉर्मूला देखें, तो यंग मॉडुलस फॉर्मूला क्या होता है, यंग मॉडुलस फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो जब हम स्ट्रेस लगा रहे हैं यूनिट, तो स्ट्रेन क्रिएट हो रहा है अल्फा, ठीक। तो ये रिलेशन याद रखेंगे कि बाई जो है वो 1/अल्फा है यहाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर हम ये देखें कि एक्स डायरेक्शन में कितना इंक्रीमेंट आएगा लेंथ में, ठीक है, तो अगर हम न्यू लेंथ निकालें अलोंग एक्स, एक्स के डायरेक्शन, तो क्या आएगा, तो देखो होगा ये, अच्छा साथ ही साथ ये भी मान लेते हैं, ये तो अल्फा मान लिया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पर यूनिट, वो है, एक साथ एक चीज और माननी है, मान लेते हैं बीटा जो है वो लेटरल स्ट्रेन है। लेटरल स्ट्रेन का मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेन जो क्रिएट होगा पर यूनिट स्ट्रेस, ठीक है ना। तो दोनों ही यूनिट स्ट्रेस के लिए, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है और ये लेटरल स्ट्रेन है। अब देखो, अगर हम निकालें न्यू लेंथ अलोंग एक्स डायरेक्शन, अगर हम एक्स डायरेक्शन में लेंथ निकालें तो क्या आएगी, तो देखो पहले लेंथ थी 1, ठीक है। अब जो एक्स डायरेक्शन वाला फोर्स है, यानी ये फोर्स और ये फोर्स, ये तो इसकी लेंथ को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ये दोनों इसकी लेंथ को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगर यूनिट स्ट्रेस से जो, मतलब यूनिट स्ट्रेस की वजह से जो इलोंगेशन क्रिएट हो रहा है वो अल्फा है। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, इलोंगेशन या चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो क्योंकि हमने क्या माना है, हमने माना है कि देखो, अगर हम ये निकालना चाहें कि कितनी लेंथ इंक्रीज हो रही है, यानी एल निकालना चाहे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एल का फॉर्मूला होता है, देखो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स, सॉरी इससे नहीं निकालने, सीधे हम यंग मॉडुलस से निकालना चाह रहे हैं, उससे नहीं निकालेंगे, सीधे सोचो। यहाँ पे अल्फा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस है। तो अगर एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है टी, तो जो इलोंगेशन आएगा वो आएगा टी अल्फा। क्लियर है, बोलो, ये बात समझाई। हाँ। तो हाँ। अगर पहले से लेंथ 1 थी और एक्स डायरेक्शन में इलोंगेशन हो रहा है इस टी फोर्स की वजह से, तो जितना इलोंगेशन होगा वो टी अल्फा होगा हम्म। उस, लेकिन देखो जब ये इलोंगेशन होगा टी इसकी वजह से, तो जो वाई और जेड डायरेक्शन में टेंसाइल फोर्स क्रिएट हो रहे हैं, देखो हमने अभी हम्म। पीछे क्या देखा कि जब किसी एक डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट होता है, जैसे ऐसे सोचो, जो वाई डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट कर रहा होगा, जो स्ट्रेस होगा टी वाई डायरेक्शन में, जब ये हम्म। इसे इस डायरेक्शन में खींच रहा होगा, तो ये एक्चुअल में इस डायरेक्शन में पतली नहीं हो रही होगी, एक्स डायरेक्शन में, हम्म। एक्स डायरेक्शन में क्या हो रही होगी, कंप्रेस हो रही होगी। ऐसे ही हम्म। जेड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो भी एक्स और वाई, देखो ऐसा हो रहा है, जो एक्स डायरेक्शन में इलोंगेशन है वो वाई और जेड डायरेक्शन में कंप्रेशन क्रिएट कर रहा है, जो वाई डायरेक्शन में इलोंगेशन है वो एक्स और जेड डायरेक्शन में कंप्रेशन क्रिएट कर रहा है, और जो जेड डायरेक्शन में इलोंगेशन है वो एक्स और वाई डायरेक्शन में कंप्रेशन क्रिएट हो रहा है, कर रहा है। तो जो एक्स डायरेक्शन में इलोंगेशन है, पहले से लेंथ 1 थी, इतना इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन वाई और जेड डायरेक्शन की वजह से डिक्रीमेंट भी होगा। तो वाई और जेड का कितना डिक्रीमेंट होगा, तो वाई डायरेक्शन में जो, मतलब अब जो जो वाई और जेड डायरेक्शन है वो एक्स के जस्ट परपेंडिकुलर है, तो वो जो स्ट्रेन क्रिएट होगा वो लेटरल स्ट्रेन होगा, ठीक है। तो और क्योंकि उससे लेंथ कम होगी, इसलिए यहाँ पे आएगा माइनस टी बीटा
माइनस टी बीटा 2 बार। ये बात समझाई? हम्म। मतलब टी अल्फा है इंक्रीमेंट इन लेंथ ड्यू टू टेंसाइल फोर्स अलोंग एक्स, और टी बीटा कंप्रेशन इन लेंथ अलोंग एक्स है ड्यू टू फोर्स इन वाई एंड जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो जो चेंज इन लेंथ आई एक्स डायरेक्शन में, या न्यू लेंथ आई एल एक्स कह दो, या कैपिटल एल एक्स कह देते हैं, वो आ गई 1 + टी अल्फा माइनस 2 टी बीटा। इतना क्लियर हो गया? हम्म। अब हम इस पार्ट को मिटा रहे हैं, पूरे पार्ट को मिटा दे रहे हैं इधर के। इसी तरीके से जब हम y डायरेक्शन में लेंथ निकालेंगे तो 1 + टी अल्फा माइनस 2 टी बीटा वहां भी आएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में भी आएगा। और LZ जब निकालेंगे तो वो भी 1 + टी अल्फा माइनस 2 टी बीटा ही आएगा, क्योंकि सारी डायरेक्शन यहाँ पे सेम ही है। ठीक है, क्यूब है ना, तो हर डायरेक्शन में वही होगा भाई। एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स था, ठीक है, वो वाई और जेड की वजह से वहां पे कंप्रेशन हो रहा था, तो जो वाई में होगा वो एक्स और जेड की वजह से कंप्रेशन होगा। और हर डायरेक्शन में फोर्स सेम माना है, हर डायरेक्शन में एरिया सेम है, हर डायरेक्शन में लेंथ सेम है, तो एल एक्स और वाई जेड ये सब सेम आएंगे। तो जो नया वो वॉल्यूम होगा वी डैश, वो क्या होगा? नई लेंथ का प्रोडक्ट होगा सबका, है ना। वॉल्यूम क्या होता है? L × B × H। तो जो नया वॉल्यूम आएगा वो आएगा 1 + टी अल्फा माइनस 2 टी बीटा का होल क्यूब। अब हम ये क्यूब खोल रहे हैं, और बहुत ही मतलब जो है ट्रिक से खोल रहे हैं। क्या करेंगे? पहले तो हम इन दोनों टर्म को एक साथ मान लेंगे, a + b। ठीक है, और दूसरी चीज देखो, अल्फा और बीटा क्या है? स्ट्रेन है। फिर यंग मॉडुलस के अकॉर्डिंग स्ट्रेन क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। तो स्मॉल स्ट्रेन के लिए तो अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब वगैरह होंगे, वो सब क्या होंगे? ऐसे ही बीटा स्क्वायर और बीटा क्यूब वगैरह क्या होंगे? ये सब नेग्लेजिबल होंगे। हम्म। ठीक है, क्योंकि ये सब यहाँ पे स्ट्रेन जो हम ले रहे हैं वो स्मॉल ले रहे हैं, तो स्मॉल के लिए ये सब क्या होंगे? नेग्लेजिबल होंगे। तो हम जब इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो जो हायर ऑर्डर है उनको हम नेग्लेक्ट करते जा रहे हैं। तो जैसे a + b का होल क्यूब होता है a क्यूब, यानी 1 का क्यूब तो 1 आएगा। b क्यूब तो इसका क्यूब आएगा, उसको नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो नेग्लेजिबल होगा। +3ab, तो 3 a की जगह 1 और b की जगह टी अल्फा माइनस 2 टी बीटा। अब ब्रैकेट में a + b होता है, तो ब्रैकेट में ये पूरा फिर से आ जाएगा 1 + टी अल्फा माइनस 2 टी बीटा। ठीक, अब देखो, और यहां पे जब हम इसको फिर से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ करेंगे तो लीनियर आएगा, लेकिन जब इसके साथ करेंगे तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। उसको भी नेग्लेक्ट करना है, तो जो वी डैश आया वो डायरेक्ट आया 1 + 3 टी अल्फा माइनस 2 टी बीटा। सिर्फ इतना आएगा। क्लियर है? तो जो हम्म। चेंज इन वॉल्यूम आया वो होगा नया वॉल्यूम वी डैश, और पहले वॉल्यूम 1 था क्योंकि सारी लेंथ हमने 1 मानी थी। तो चेंज इन वॉल्यूम आ गया हमारा 3 टाइम्स टी अल्फा, या हम ये कह देते हैं टी तो दोनों में कॉमन ही है तो कॉमन ले लेते हैं, तो 3 टी अल्फा माइनस 2 बीटा। क्लियर हो गया? अब देखो, अब अगर हम बल्क मॉडुलस निकालें तो बल्क मॉडुलस फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। तो स्ट्रेस कितना है? तो स्ट्रेस है हमारा टी, और वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ओरिजिनल वॉल्यूम तो 1 ही है, ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है? 1 है, तो चेंज इन वॉल्यूम ही सीधे आ जाएगा डेल्टा वी। ठीक है, अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चलो 1 लिख देते हैं, और ये हो जाएगा 3 टी अल्फा माइनस 2 बीटा ओवर, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, टी अपॉन नीचे आएगा 3 टी अल्फा माइनस 2 बीटा। टी से टी कट जाएगा तो b इक्वल टू हो जाएगा, नीचे से अल्फा कॉमन ले ले रहे। ठीक है, नीचे से अल्फा कॉमन ले ले रहे, तो 1/3 अल्फा 1 माइनस 2 बीटा बाई अल्फा। इतना क्लियर हो गया? हम्म। अब देखो ये पार्ट, अब ये मिटा दें कि लिखोगे अभी? ये इधर वाला छोड़ दो, बीटा वाला बाकी मिटा दो। ये वाला मिटा देना। हाँ हाँ, ये वाला मिटा सकते। तो ये हो जाएगा b इक्वल टू
देखो 1/अल्फा ऊपर लिख लेते हैं, नीचे 3 1 - 2 बीटा बाई अल्फा। अब देखो सबसे पहले मैंने बताया था 1/अल्फा हमारा यंग मॉडुलस है वाई अपॉन 3 1 माइनस बीटा क्या है, बीटा है हमारा स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस, सॉरी लेटरल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस। ठीक है, तो बीटा एक्चुअल में क्या है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस जो कि टी स्क्वायर कह दो या पर यूनिट स्ट्रेस कह दो, तो चाहे नीचे 1 डाल दो, अपॉन अल्फा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस यानी 1। तो लेट तो 1 1 तो अगर यहाँ पे 1 1 की जगह टी भी लेते तो भी ये कट जाता। तो ये ओवरऑल बन तो रहा है लेटरल स्ट्रेस अपॉन लेटरल स्ट्रेन, जो कि किसका फॉर्मूला है, सिग्मा का। तो ये 1 - 2 सिग्मा आ जाएगा यहाँ। क्लियर है? हम्म तो एक फॉर्मूला बन गया बी इक्वल टू वाई अपॉन 3 1 - 2 सिग्मा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जीआईसी वगैरह के लिए। बाकी पीजीटी में तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है इसका। ठीक है, या वाई और सिग्मा दे दिया जाता है, बी निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगला देखते हैं डेरिवेशन, ऐसा ही एक और डेरिवेशन है। तो अब हम निकालेंगे यंग मॉडुलस और रिजिडिटी और सिग्मा में रिलेशन। मान लेते हैं ये हमारा एक क्यूब है, इस क्यूब की लेंथ हम कैपिटल एल मान लें। ठीक, अब हमने क्या किया, इस पे एक शेयरिंग फोर्स लगाया एफ। इस शेयरिंग फोर्स लगाने की वजह से, ठीक है, ये आगे की ओर खिसक गया। मान लेते हैं एल लेंथ आगे खिसक गया, जो शेयरिंग एंगल क्रिएट हो वो थीटा है। ठीक है, और यहाँ भी एंगल थीटा क्रिएट हुआ होगा। अच्छा, जो पहले डायगोनल थी कुछ ऐसे, ठीक है, वो अब हो गई कुछ ऐसे। इससे इस पे हम परपेंडिकुलर डाल दें। ठीक, तो जो डायगोनल इंक्रीज हुई है, अगर हम इसको नाम दे दें थोड़ी देर के लिए, ए बी सी डी, और जो नया बन रहा है उसे हम कह देते हैं बी डैश सी डैश। ठीक है ना, और ये जो परपेंडिकुलर डाली इसे हम ई कह देते हैं। ठीक है, तो डायगोनल के अलोंग, मतलब जो इलोंगेशन हो रहा है, इस इलोंगेशन को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं। ठीक है ना, तो एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा ई सी डैश है, और ये है हमारा एलोंगेशन along diagonal AC। अब देखो हम क्या करेंगे, हमको रिजिडिटी और वाई में रिलेशन निकालना है। तो वाई जो होता है यंग मॉडुलस, उसका फॉर्मूला होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अपॉन, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ रहा है वो डायगोनल में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, डायगोनल का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालेंगे और डायगोनल में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालेंगे, और फिर दोनों का रेशियो ले लेंगे, तो हमें वाई मिलेगा। अब उस वाई को हम ईटा या रिजिडिटी से रिलेट करेंगे, ये हमारा एम है। तो हमारा पहला एम है ये एक्स निकालना। अब देखो ये जो फोर्स इस डायरेक्शन लगाया, इसकी वजह से जो स्ट्रेस क्रिएट होगा टी, वो होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, जो कि होगा एल स्क्वायर, क्योंकि मैंने इसकी लेंथ एल माना है। तो जो स्ट्रेस क्रिएट होगा वो फोर्स पर यूनिट एरिया हो जाएगा। अब रिजिडिटी का फॉर्मूला क्या होगा, रिजिडिटी का फॉर्मूला होगा शेयरिंग स्ट्रेस, जो कि है एफ अपॉन एल स्क्वायर, इंटू शेयरिंग एंगल जो कि है थीटा। ठीक है, और एफ अपॉन एल स्क्वायर को हमने थोड़ी देर के लिए टी कह दिया, तो ये हो जाएगा टी बाई थीटा। इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं। ठीक है, ओके। अब अभी सबसे पहला डेरिवेशन हमने क्या किया था कि जो शेयरिंग स्ट्रेस होता है वो कंप्रेशन और टेंसाइल में बराबर आता है ना, यानी जितना शेयरिंग स्ट्रेस क्रिएट हो रहा होगा टी, उतना ही टेंसाइल स्ट्रेन क्रिएट हो रहा होगा अलोंग द डायगोनल, और उतना ही कंप्रेसाइल स्ट्रेस क्रिएट, सॉरी स्ट्रेन बोल दिया मैंने, जितना शेयरिंग स्ट्रेस होगा उतना ही कंप्रेसाइल और उतना ही टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो रहा होगा अलोंग टू डायगोनल्स। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो डायगोनल है एसी, इसके अलोंग जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा होगा वो टी होगा। और ऐसे ही ये जो बी डैश पी है,
इसके अलोंग इतना ही कंप्रेशन क्रिएट हो रहा होगा, टी कंप्रेशन स्ट्रेस, कंप्रेसाइल स्ट्रेस इतना ही क्रिएट हो रहा होगा और इतना ही टेंसाइल स्ट्रेस क्रिएट हो रहा होगा। अब देखो ये जो टेंसाइल स्ट्रेस है ये तो लेंथ बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। जैसे देखो पीछे क्या हो रहा था, पीछे वाले डेरिवेशन में जो इधर का टेंसाइल फोर्स था टी, ठीक है, वो इस लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो इधर वाले फोर्सेस थे टी, वो इस डायरेक्शन की लेंथ को क्या कर रहे थे, घटाने की कोशिश कर रहे थे। जिसकी वजह से हम क्या कर रहे थे कि जब हम 1 + T अल्फा ले रहे थे तो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले थे उनको हम क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे ये होगा कि टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो इस एक्स को इंक्रीज करेगा और साथ ही साथ जो कंप्रेसाइल स्ट्रेस है वो इसको कम करेगा। तो जब ये इसको कम करेगा तो एलोंगेशन इसी डायरेक्शन में करेगा। क्लियर है? यानी कि यहाँ पे जो एक्स आएगा वो होगा, मतलब एक्स मतलब इंक्रीज जो होगा वो होगा इंक्रीज ड्यू टू टेंसाइल प्लस इंक्रीज इन लेंथ, है ना, इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू टेंसाइल प्लस इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू कंप्रेसाइल। क्लियर है? पीछे क्या हो रहा था फिर से समझ लो, पीछे जब हम डेरिवेशन किए थे तो उसमें सारे फोर्स बाहर की ओर लग रहे थे। तो जो एक्स डायरेक्शन में फोर्स था जो एक्स डायरेक्शन की लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा था, तो वाई और जेड वाले डायरेक्शन के जो फोर्स थे वो एक्स डायरेक्शन की लेंथ को डिक्रीज कर रहे थे, क्योंकि वाई और जेड खुद वाई और जेड डायरेक्शन को इंक्रीज करना चाह रहे थे। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो डायगोनल है ये जो डायगोनल है ये इस टेंसाइल फोर्स की वजह से इंक्रीज होगी, लेकिन ये डायगोनल कम हो रही है ना इस कंप्रेसाइल फोर्स की वजह से। तो इस कंप्रेसाइल फोर्स की वजह से ये डायगोनल इंक्रीज ही होगी। ऐसे सोचो कोई मतलब बहुत ही मुलायम चीज है ना, कोई क्यूब है, उसको जब हम ऊपर से कंप्रेस करते हैं तो इस डायरेक्शन में जब कंप्रेस होता है तो इस डायरेक्शन में ऑटोमेटिक इलोंगेट हो जाता है। तो जब इस डायरेक्शन में कंप्रेशन होगा तो वो इसी डायरेक्शन में इलोंगेशन को क्रिएट करेगा। तो इस डायरेक्शन में इलोंगेशन को दोनों फैक्टर इफेक्ट करेंगे, टेंसाइल भी और कंप्रेसाइल, और दोनों ऐड ही करेंगे। क्लियर है? ओके, अब जैसे पीछे माना था कि मान लेते हैं अल्फा जो है वो मतलब स्ट्रेन पर यूनिट, मतलब अल्फा क्या है, स्ट्रेन पर यूनिट लॉन्गिट्यूड, सॉरी स्ट्रेन नहीं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो अल्फा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस। ठीक है, और बीटा हमारा क्या है, लेटरल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस। तो देखो अब अगर हम x निकालें, अब x क्या है, इंक्रीज इन लेंथ है, तो हमें लेंथ निकालना है। तो देखो जब हम t को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी अल्फा क्या होगा, देखो अल्फा क्या है, स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस, और टी स्ट्रेस है, तो ये दोनों कट के केवल स्ट्रेस आएगा, सॉरी स्ट्रेन आएगा, यानी टी अल्फा एक तरीके का स्ट्रेन है। लेकिन हमें क्या लेना है, हमें इंक्रीज इन लेंथ लेना है, सिर्फ स्ट्रेन नहीं लेना है। तो स्ट्रेन क्या होता है, इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इंक्रीज इन लेंथ क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इंटू ओरिजिनल लेंथ। तो टी अल्फा इंटू ओरिजिनल लेंथ, और ओरिजिनल लेंथ कितनी है, AC है, जो कि है L√2 यहां से आकर। तो यहाँ पे आ जाएगा टी अल्फा इंटू L√2, पीछे प्लस, ऐसे ही जो हमारा दूसरा वाला है कंप्रेशन वाला, उसकी वजह से जो स्ट्रेन क्रिएट होगा वो टी बीटा होगा, और इंक्रीज इन लेंथ हो जाएगा टी बीटा इंटू L√2। ये बात समझ में आई जो हमने लिखी है, बोलो अभी। फिर से समझ लो हो क्या रहा है। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो x इंक्रीमेंट इन डायगोनल है, ठीक है, वो दो तरीके से हो रहा है। एक तो टेंशन की वजह से हो रहा है, ठीक है, और दूसरा इधर से जो कंप्रेशन है वो भी इस लेंथ को इंक्रीज ही करेगा। ऐसे सोचो कोई चीज हो उसको तुम दबाओ तो वो ऑटोमेटिक इस डायरेक्शन में बढ़ नहीं जाएगी, और इस डायरेक्शन में तो टेंशन लग ही रहा है। तो ये टेंसाइल फोर्स इस AC डायगोनल को तो बढ़ा ही रहा है, साथ ही साथ ये कंप्रेसाइल फोर्स भी इस AC डायगोनल को बढ़ा रहा है। इसलिए यहाँ पे
जो एक्स होगा वो मतलब इंक्रीज इन लेंथ होगा, वो इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू टेंसाइल फोर्स भी होगा प्लस इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू कंप्रेसाइल फोर्स भी होगा। अब हम्म। तो जो टेंसाइल फोर्स है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है, तो या ये कह दो हम्म। कि ये जो एक्स है ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है, तो जो टेंसाइल फोर्स की वजह से इंक्रीज इन लेंथ होगा वो होगा टी अल्फा इंटू एल रूट टू। अब इसको पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पे एल रूट टू क्यों आ रहा है। पीछे तो सिर्फ टी अल्फा लिखा था मैंने, पीछे हमने हम्म। यूनिट लेंथ ली थी, यहाँ पे हमने लेंथ हम्म। एल ली है। टी है स्ट्रेस, हम्म। अल्फा क्या है, अल्फा हमारा है स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस, ये है हम्म। स्ट्रेस, ये है हमारा स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस, ठीक है ना। अल्फा अल्फा हमारा स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस है। हाँ यहाँ लिखा है ना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस, और बीटा हमारा क्या है, लेटरल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस। तो जब स्ट्रेस हम्म। स्ट्रेस कर जाएगा तभी ये सिर्फ स्ट्रेन रहेगा। अब स्ट्रेन फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो अगर हमको चेंज इन लेंथ निकालनी है, चेंज इन लेंथ हम्म। अपॉन ओरिजिनल लेंथ ये होता है स्ट्रेन, तो अगर हमें चेंज इन लेंथ निकालनी है तो ये स्ट्रेन इंटू ओरिजिनल लेंथ नहीं करना पड़ेगा। हाँ हाँ। तो ये स्ट्रेन पूरा हो गया, और ओरिजिनल लेंथ क्या है, तो हम डायगोनल के क्रॉस ले रहे हैं ना, तो डायगोनल के क्रॉस ओरिजिनल लेंथ एल रूट टू है। ऐसे ही हम्म। जो कंप्रेशन की वजह से इंक्रीमेंट इन लेंथ होगा उसमें ये स्ट्रेन होगा, यहाँ पे टेंस कंप्रेशन वो लेटरल स्ट्रेन लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हम्म। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंटू एल रूट टू। ठीक, अब पीछे क्या ले रहे थे, पीछे हम लेंथ भी वन मान गए थे, तो यहाँ पे वन आ जा रहा था इसलिए वहां पे सिर्फ टी अल्फा आ रहा था। हम्म। ओके, अब देखो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, यहाँ पे t कॉमन है, एल रूट टू भी कॉमन है, ब्रैकेट में बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, बोलो। ठीक। अब पीछे हमने जब एक डेरिवेशन किया था तो हमने कहा था कि क्यूब के केस में ये जो थीटा होता है ये स्मॉल होता है और ये एंगल 45 ही रहता है। हम्म। तो अगर x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, l cos 45 आएगी, आएगी ना, हाँ हाँ। इक्वल टू टी एल रूट टू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम्म। इस पार्ट को मिटा देते हैं और इसको पूरा कर लेते हैं। ये हो जाएगा एल बाई रूट टू इक्वल टू टी कैपिटल एल रूट टू अल्फा प्लस बीटा। अब देखो हम पहले ही लिख चुके हैं ईटा का फॉर्मूला टी बाई थीटा होता है, तो टी को यहीं हम्म। रोक रहे हैं, ठीक है, और हम्म। टी और एल भी यहीं रख रहे हैं, या टी एल यहीं रख रहे हैं और इस एल को इसके नीचे ले आ रहे हैं, इक्वल टू, ठीक है, और इस रूट टू क्या हो जाएगा, मतलब रूट टू टू हो जाएगा, तो वन बाई टू अल्फा प्लस बीटा आएगा। बोलो ये ठीक लिखा है मैंने। हम्म। अब देखो टी नीचे एल बाई कैपिटल एल लिख लो, और इसमें अल्फा कॉमन ले लो, तो वन बाई अल्फा अपॉन टू वन प्लस बीटा बाई अल्फा आ जाएगा, आ जाएगा। हम्म। अब देखो ये क्या है, टी एल बाई एल, ये थीटा है, ध्यान से सोचो, स्मॉल एल बाई कैपिटल एल, पीछे डेरिवेशन किया था, ये क्या है, थीटा है, ठीक है। तो ये रिजिडिटी ईटा का फॉर्मूला बन जाएगा। और वन बाई अल्फा वाई है, जो पीछे भी हमने लिखा था, इससे जस्ट पहले हम्म। डेरिवेशन में बताया था, वन बाई अल्फा क्या है, वाई, टू वन हम्म। प्लस, और बीटा बाई अल्फा क्या था, सिग्मा था, तो ये दूसरा फॉर्मूला बन गया ईटा इक्वल टू वाई अपॉन टू वन प्लस सिग्मा। ठीक है, हम्म। बोलो। हाँ। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास आ गए, इनको हम फिर से नोट कर लेते हैं, एक सेकंड दो हमको। तो देखो अब हम वाई बी और ईटा में रिलेशन निकालेंगे, तो अभी हमने एक रिलेशन निकाला कि बी इज इक्वल टू वाई अपॉन थ्री वन माइनस टू सिग्मा आया, हम्म। एक रिलेशन ये निकाला था वन, और दूसरा रिलेशन अभी निकाला था ईटा इज इक्वल टू वाई अपॉन टू वन वन प्लस सिग्मा। वन प्लस सिग्मा, और टू भी तो था शायद, टू बाहर था ब्रैकेट के। हाँ टू बार ब्रैकेट, ठीक है, ये दो रिलेशन निकाले, ये दोनों याद रखने हैं। अब देखो अब अगर हमें वाई बीटा और ईटा में रिलेशन निकाले, यानी हमको सिग्मा को एलिमिनेट करना है, इन दोनों इक्वेशन में सिग्मा को एलिमिनेट करना है, तो ये काम तुम लोग खुद से करना होमवर्क में, ठीक हाँ, है। तो सिग्मा की वैल्यू निकाल के दूसरे इनपुट कर हाँ दो। कुछ भी करके सिग्मा को एलिमिनेट करना और ये रिजल्ट बनाना है जो हम लिख रहे हैं, नाइन बाई वाई इज इक्वल टू थ्री बाई ईटा प्लस वन बाई बी। ये बहुत बार फॉर्मूला पूछा जाता है, ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले पूछे जाते हैं, ठीक है, या इसी का
जो भी रिड्यूस मतलब ये तो ऐसे रिड्यूस वर्जन आया है, इससे पहले कुछ और आएगा ऐसा कुछ, उन दोनों को कर लेना। ठीक है, तो ये पार्ट कर लोगे, इसमें कुछ कठिन नहीं। ओके, जो मेन डेरिवेशन था इसका और इसका मैंने बता दिया। ठीक है, अब इसका खुद ठीक से हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज और है, देखो, लिमिट्स ऑफ सिग्मा यहां से देख लेते हैं, यानी पॉइजन हाँ हाँ, रेशियो ये की लिमिट्स देख शुरुआत में लेते ही हैं। पूछा, ये तो जो शुरुआत में ही पूछा इक्वेशन था। 1 है उसके अकॉर्डिंग हम्म देखो कि जो 2 सिग्मा है, ठीक है, हम्म वो क्या होना चाहिए, वो 1 से कम या इक्वल होना चाहिए। हम्म। ठीक है ना, वो 1 से कम या इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 2 सिग्मा 1 से ऊपर हो गया तो ये हम्म ओवरऑल पार्ट निगेटिव होने लगेगा, निगेटिव ये हो नहीं सकता। हम्म ठीक है, तो यानी कि सिग्मा की वैल्यू 0.5 से कम वन होनी चाहिए, होनी चाहिए ना, हम्म। सिग्मा की वैल्यू 0.5 से कम होनी चाहिए। तो पहली हाँ चीज तो ये फ्रॉम 1 आया, 1 से। फ्रॉम हाँ 2 सेकंड से देखो, ठीक है, सेकंड से देखो, तो सिग्मा जो है ना, 1 प्लस सिग्मा अगर हम्म जीरो हो जाए तो ईटा रिजिडिटी क्या हो जाएगी, इन्फिनाइट हो जाएगी। तो ये जीरो नहीं हम्म, होना चाहिए, यानी 1 प्लस सिग्मा क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं। है ना। तो यानी कि सिग्मा की हम्म वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 से बड़ी होनी चाहिए। हम्म ठीक है, -1 से क्या हम्म, होनी चाहिए, बड़ी होनी बड़ी चाहिए। होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें भी देखो हम इसको इक्वल टू का नहीं साइन दें, क्यों, क्योंकि इक्वल टू हम्म दे दिया तो बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, तो इन्फिनाइट तो हो नहीं सकता है। ठीक है, हम्म 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 इन्फिनाइट तो हो नहीं सकता, और यहाँ भी इन्फिनाइट नहीं हो सकता, तो सिर्फ लेस देन की कंडीशन दे रहे, यानी सिग्मा की कंडीशन बनी -1 से बड़ा और 0.5 से छोटा। छोटा। तो ये थ्योरेटिकल लिमिट है। हम्म तो थ्योरेटिकली सिग्मा जो होता है वो -1 से 0.5 के बीच में होता है। ठीक है, हम्म लेकिन प्रैक्टिकली ये नहीं होता है, प्रैक्टिकली ये -1 से 0.25 के ही बीच में होता है। ठीक है, अच्छा। प्रैक्टिकल लिमिट ये है, थ्योरेटिकल लिमिट ये है, लेकिन प्रैक्टिकल लिमिट क्या है, ये है। क्लियर हो गई? हाँ। ठीक, ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है 10, ठीक है, मोस्ट ऑफ द मटेरियल के लिए 0.2 से 0.4 होती है। ठीक है, हम्म ठीक है, ओके। अच्छा, तो ये हो गया, ओके। हम्म और क्या बताना है, अच्छा एक चीज और है, अगर हम देखें तो वाई, बी और ईटा, इन तीनों में से कोई भी पार्ट नेगेटिव नहीं है, लेकिन सिग्मा नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, हाँ। तो ये भी पार्ट ध्यान रखेंगे कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है कि वाई, बीटा, ईटा और सिग्मा में कौन सा चीज नेगेटिव हो सकती है, ठीक है, तो वो ये है। ये इसलिए भी नेगेटिव हो सकता है क्योंकि एक तरफ कंप्रेशन हो रहा है और एक तरफ एलोंगेशन हो रहा है। ठीक है, हाँ हाँ। उस वजह से ऐसा है। ओके, अब हमारा जो है ये 3 पार्ट हो गए, यंग मॉडुलस, हम्म बल्क मॉडुलस और रिजिडिटी। अब हम हम्म नेक्स्ट टर्न पे जब भी क्लास होगी तो उसकी बात करेंगे, ट्विस्टिंग की। ठीक है, जो हम्म जब किसी चीज को ट्विस्ट करते हैं, मतलब टॉर्शन देते हैं, टॉर्शनल स्ट्रेस, टॉर्शनल स्ट्रेन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट उस पे हम्म हम टॉर्शन पे आएंगे। ठीक है, हम्म। बाकी इतना हो गया। ठीक है, ठीक। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं।